कहते हैं बस्तर में 4 दशक से माओवाद है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने अब तक करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, कितने लोग मारे गए, कितने जवान शहीद हुए, कितने आदिवासियों की हत्या हुई और कितने माओवादी भी मारे गए। इस लड़ाई का अंत हर कोई सोचता था कभी होगा या कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि ये खत्म नहीं होने वाली लड़ाई का अंत अब होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया और एक तारीख तय कर दी कि 31 मार्च 2026 को माओवाद का पूरी तरह से अंत कर दिया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर यह बयान काफ़ी हास्यास्पद लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह हास्यास्पद बयान अब चमत्कारिक बयान की तरह लगने लगा है। मैं खुद इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में पता नहीं माओवादियों के बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई या उनकी रणनीतियाँ कहाँ फेल हो गई कि माओवाद इतनी बुरी तरह से मार खा गया। खैर, जो भी हो, इस दौरान सरकार ने तमाम कोशिशें की। उन माओवादियों को अपील किया कि जो जंगलों में भटक रहे हैं वो वापस लौट आएँ और अगर लौट कर नहीं आते हैं तो उनके लिए ऑपरेशन भी चलाए गए। इस दौरान हमने हर उस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि माओवादियों के साथ क्या हो रहा है, सरकार और माओवादियों के बीच की लड़ाई में क्या हो रहा है। इस सारी खबरों के दौरान मैंने कई बार देखा कि लोगों के जहन में कई सवाल आते थे कि माओवादी जब आत्मसमर्पण करते हैं तो समर्पण करने वाले माओवादियों के ऊपर जो इनाम की राशि होती है वो किसको मिलता है, उस राशि को देने के पीछे सरकार की क्या नीति है। कई बार सरकार अपना दम खुद भरती है कि देश में सबसे अच्छी समर्पण पॉलिसी हमारे पास है, तो कई बार उनके समर्पण पॉलिसी पर सवाल भी उठता है। ऐसे में मुझे लगा कि हमारे दर्शक लगातार समर्पण को लेकर कई सवाल पूछते हैं, तो उन्हें क्यों ना छत्तीसगढ़ सरकार की जो समर्पण पॉलिसी है वो पूरी तरह विधिवत समझा दूं। तो मुझे लगा आज का वीडियो इस पर ही तैयार किया जाए। तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ की वो पूरी समर्पण नीति को विधिवत समझाने जा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में समर्पण नीति है क्या, उसके अंतर्गत माओवादियों को क्या क्या व्यवस्थाएं देने का वादा सरकार करती है। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल माओवाद की बात की जाए तो हर किसी के जहन में आता है कि कितना मारकाट हुआ बस्तर में और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी। और जब इस समस्या को समाप्त करने का बीड़ा सरकार ने उठाया तो सभी राज्यों ने जो इस माओवाद से जूझ रहे हैं उन्होंने माओवादियों को वापस लाने का भरसक प्रयास भी किया अपने तरीके से, और हर किसी ने वापस आने वाले माओवादियों को तरह तरह से लुभाने के लिए कई समर्पण नीतियां भी बनाई। ऐसे में छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति को आज हम आपको समझाते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है पुनर्वास को लेकर, दरअसल पहले आत्मसमर्पण होता था, लेकिन जब जगदलपुर में अपने 158 साथियों के साथ में सतीश कोपा और रुपेश वापस लौटे हथियारों के साथ, तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि अब माओवादियों के लौटने को उनका आत्मसमर्पण ना बोला जाए, बल्कि ये उनका पुनर्वास है, जंगल से मुख्य धारा में पुनर्वास। तो उस पुनर्वास को लेकर जो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारी नीतियों में बदलाव करने का दावा किया, वो क्या दावा है वो सारी चीज़ें आपको बिंदुवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आत्मसमर्पित नक्सली से आशय क्या है। दरअसल भारत शासन या छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967, छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम 2005 क्रमांक 14 सन 2006 के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी एवं उसके अग्र संगठन जैसे कि दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, आदिवासी क्रांतिकारी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच आरपीसी अथवा जनताना सरकार या चेतना नाट्य मंच तथा पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई, तृतीय प्रस्तुति कमेटी, झारखंड जनमुक्ति परिषद, जनहित क्रांति पार्टी या मूलवासी बचाओ मंच का सदस्य, चाहे वह किसी भी पद पर हो एवं शासन द्वारा समय समय पर इस प्रकार जो घोषित विधि विरुद्ध नक्सली संगठन का सदस्य हो रहा हो या उसमें काम करता हो, ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो अथवा ना हो, किसी दूसरे राज्य का भी हो, लेकिन वो छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त संगठनों के क्रियाकलाप में संलिप्त हो, आत्मसमर्पण हेतु पात्र है, वो सभी प्रतिबंधित संगठन के सदस्य माने जाएंगे और अगर वो वापस लौटते हैं तो इसे ही उनका पुनर्वास या आत्मसमर्पण माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और आपको करेक्ट कर दूं कि जब सतीश कोपा और रुपेश वापस लौटे तो उनके 3 शर्तों को जो सरकार ने माना था उसमें एक शर्त ये भी था कि अगर वो लौटते हैं तो मूलवासी बचाओ मंच जो है,
जिसे सरकार ने माओवादियों का एक विंग करार दे दिया था, उस पर से जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी उसे हटा दिया जाए। और सरकार ने वो मांग मान ली थी और यही वजह है कि अब मूलवासी बचाओ मंच पर जो रोक लगाई गई थी उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, जो हर साल अपडेट किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर उपरोक्त संगठनों के क्रियाकलाप में सक्रिय हैं, उनकी उपयोगिता के संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर आत्मसमर्पण हेतु पात्र माने जाएंगे। ऐसे आत्मसमर्पित माओवादी के संबंध में संबंधित राज्य के इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा कि जो माओवादी है जो आत्मसमर्पण कर रहा है उसको संबंधित राज्य में पुनर्वास की सुविधा का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अब आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की प्रक्रिया क्या है? देखिए, ये सारे संगठन जो मैंने आपको बताया उस संगठन से जो भी व्यक्ति जुड़ा है या उसके लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, लेकिन अगर वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है तो वो अगर वो लौटना चाहता है उस संगठन को छोड़कर तो इसे पुनर्वास की प्रक्रिया मानी जाएगी, उसका ही पुनर्वास करवाया जाएगा। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया क्या है? समर्पण की नीति के अंतर्गत लाभ देने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 29 अगस्त 2022 एवं समय समय पर संशोधित दिशा निर्देश के तहत राज्य स्तरीय जांच एवं पुनर्वास जो कमेटी का गठन किया गया है तथा आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास अधिकारी का नामांकन भी किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी और अधिकारियों को भी नामांकित किया जाएगा। नक्सलियों के द्वारा, मतलब कि माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण करने पर उनसे पुनर्वास नीति के अंतर्गत राहत प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतलब जो भी माओवादी आएगा वो एक आवेदन देगा कि वो पुनर्वास नीति का लाभ लेना चाहता है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रकरण की वस्तु स्थिति का परीक्षण एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर प्रकरण को अपने अभिमत के साथ 30 दिन के अंदर ही जिला स्तरीय समिति को अग्रेसित किया जाएगा। आत्मसमर्पित माओवादी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग भी किया जाना है, इस बात का जिक्र इस नोटिफिकेशन में है। फिर जिला स्तरीय समिति जो है वो आत्मसमर्पित माओवादी के प्रकरणों को पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर प्रत्येक माह बैठक में पुनर्वास की कार्यवाही तक लेके जाएगी, जो समिति तैयार की गई उनके द्वारा। प्रकरण प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर जिला स्तरीय समिति निराकरण करेगी। पुनर्वास की कार्रवाई को 120 दिन के अंदर पूरा करना है। ये नियम भी सरकार ने लागू किया है कि ऐसा नहीं कि वो समर्पण कर दिया है और ढूंढ रहा है अपनी पुनर्वास नीति कब मिलेगा या भटक रहा है न्यायालय के तहत। जैसे जब सन 2000 में आपको याद हो कि एक बदनन्ना है जो जगदलपुर माओवादी, बताते हैं कि जब उन्होंने समर्पण किया था तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी और कई साल उनको भटकना पड़ा था। जब वो काफ़ी लड़े थे समर्पण नीति को लेकर, अपने समर्पण की व्यवस्थाओं को लेकर, तब जाकर उनको समर्पण नीति का लाभ मिला था। लेकिन अब नियम है कि 120 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना है। पुनर्वास की कार्रवाई के लिए संबंधित सभी विभागों को अवगत कराया जाएगा तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित समय अवधि में अपने विभाग से जुड़ी हुई कार्रवाई को पूरा करेंगे। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्वास के किसी भी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई होती है तो उसे राज्य स्तरीय जो अंतर विभागीय समिति के समक्ष प्रेषित किया जाएगा और प्रकरण प्राप्ति के 60 दिन के अंदर ही समिति उसका निराकरण करेगी। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए अंतर विभागीय समिति जो है, जो राज्य स्तरीय बनाई गई है, वहाँ तक जाएगा और उनके पास भी समय सीमा दिया गया है 60 दिन के अंदर। अच्छा, ये पूरी जानकारी मैं विधिवत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार हम इस कोशिश में हैं कि वो माओवादी जो जंगलों में हैं, हम चाहते हैं कि वो जीवित वापस आ जाएं। किस कारण से? क्योंकि हर माओवादी की कहानी अपनी अपनी है, अलग अलग है। किस परिस्थिति में, किस उद्देश्य से वो जंगल चला गया अलग बात है, उस पर बाद में बहस होगी। लेकिन अगर वापस आना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, हर माओवादी का परिवार डरा हुआ है कि कहीं उसके परिवार का सदस्य जो संगठन में वो मारा ना जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो माओवादी लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो माओवादी लौट कर आ रहे हैं उन्हें बिंदुवार तरीके से विधिवत ये जानकारी बताऊं कि आप अगर लौट कर आए हैं तो आपके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं घोषित की हैं पुनर्वास योजना के तहत। इसलिए मैं इस बात को बहुत विधिवत बता रहा हूँ। तो खासकर वो माओवादी जो समर्पण कर चुके हैं उन्हें इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो जिला स्तरीय जो समिति के द्वारा नीति के क्रियान्वयन की प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी। जो जिला स्तरीय समिति बनाई गई, हर महीना क्या काम हुआ, कहाँ तक पहुँचा, इसका समीक्षा किया जाएगा उनके द्वारा। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा नीति के क्रियान्वयन की प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी। देखिए, जिला और राज्य दोनों स्तर की समितियां बनी हैं और दोनों को ही हर महीने इस पर
समीक्षा करना है कि काम कहाँ तक हुआ है, कौन से माओवादी को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, उस पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। आत्मसमर्पित माओवादी के पुनर्वास में यह सिद्धांत रहेगा कि वह हिंसात्मक गतिविधि छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होते हुए राज्य में शांति स्थापित करने हेतु कार्य करेगा, जिसका अनुसरण अन्य माओवादियों के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, राज्य में शांति स्थापना करने के लिए कार्य करेगा, लेकिन जब रुपेश उर्फ सतीश कोपा वापस लौटे थे तो उन्होंने अपनी उन 3 शर्तों में एक शर्त यह भी रखा था, क्योंकि जो भी माओवादी वापस लौट कर आते थे उन्हें पुलिस के द्वारा अपने साथ गश्त में ले जाया जाता था, ताकि उन्हें माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में बहुत सारी मदद मिल पाए। लेकिन सतीश कोपा ने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा था कि वो वापस तो लौट रहे हैं, लेकिन इस तरह के किसी भी ऑपरेशन में वो हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही उनके साथ लौटने वाले सारे माओवादी लेंगे, और इसे भी सरकार ने माना था। लेकिन इसका जिक्र भी समर्पण नीति में या पुनर्वास नीति में जिक्र किया गया है। आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास एवं अनुदान आदि दिए जाने में जो निम्न बातें हैं, जो नीचे मैं आपको बताऊंगा, उसको दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा, जिसमें उम्र, शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है, उसको आप दबाव नहीं दे सकते, वो अगर चाहेगा तो पुनर्वास की विस्तृत योजना, वामपंथ उग्रवाद उन्मूलन अभियान में सहयोग, जिस बात का जिक्र मैंने अभी आपसे किया कि वो वामपंथ उग्रवाद उन्मूलन अभियान में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें सहयोग नहीं करेंगे, इसे सरकार ने माना। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु दिशा निर्देश दिनांक 29 अगस्त 2022 की खंडिका 4C में के तहत में 6.2, 6.3, 6.5 और 6.6 के तहत आत्मसमर्पित माओवादी को आत्मसमर्पण के पश्चात ट्रांजिट कैंप पुनर्वास केंद्र में रखा जाना, आत्मसमर्पणकर्ता के रुचि के अनुसार ट्रेड में जो काम उसको पसंद हो उसमें प्रशिक्षण दिया जाना, अधिकतम 36 माह तक प्रति माह उसको 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जो भी माओवादी आएगा 36 माह तक दिया जाएगा, मानदेय के तौर पर दिया जाएगा, और प्रक्रिया केंद्र शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण की जाएगी। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? देखो सुविधाएं बहुत सारी मिलेंगी। सबसे पहले प्रोत्साहन राशि, प्रतिपूर्ति राशि, अनुदान राशि संबंधित सुविधाएं मिलेंगी। जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं, यदि वो अपने हथियार के साथ समर्पण करते हैं, मैंने आपको याद होगा समर्पण के जब बाढ़ आई थी तब मैंने ये सवाल उठाया था कि माओवादी आ तो रहे, हथियार कहाँ हैं उनके, हथियार लेकर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसे समर्पण माना जाए? तो उसको लेकर भी नियम है कि अगर वापस लौटने वाले माओवादी अपने हथियार लेके आते हैं तो समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन के द्वारा अलग से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। अब अलग अलग जो हथियार हैं उसके लिए अलग अलग राशि, प्रोत्साहन राशि के तौर पर सरकार देती है। जैसे LMG, कोई माओवादी अगर LMG लाता है तो उसे 5 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। AK-47 लाता है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं 2 इंच मोर्टार जो होता है या 51 mm मोर्टार जो होता है, अगर वो लेकर आता है तो 2,50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। SLR या इंसास राइफल लाता है तो 2 लाख रुपये उसके भी। X95 असॉल्ट राइफल या MP9 टेक्निकल के लिए 1.5 लाख रुपये, मतलब 1,50,000 रुपये उसे प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। 303 के लिए 1 लाख रुपये। हर माओवादियों के पास अलग अलग हथियार होते हैं, तो इसलिए सभी हथियार के लिए यहाँ पर राशि तय की गई है। X कैलिबर 5.56 जो mm जो होते हैं हथियार, उसके लिए 75,000 रुपये। UBGL अटैचमेंट अगर आप लेकर आते हैं कोई माओवादी अपने साथ में तो 40,000 रुपये उसके लिए अलग से मिलेगा। फिर बहुत सारे निचले स्तर के माओवादियों के पास 315 बोर, 12 बोर बंदूक होते हैं, सिंगल शॉट होते हैं जो कंपनी निर्मित होते हैं, उसके लिए 30,000। ग्लॉक पिस्टल जो 9 mm का आपने कई बार देखा होगा, माओवादी जवानों से लूटे होते हैं, अगर वो लेकर आते हैं तो उसके लिए 30,000। 9 mm कार्बाइन पिस्टल या रिवॉल्वर लेके आता है तो 25,000। वायरलेस सेट लेके आए, सरकारी वायरलेस सेट, या इस पर यहाँ इस बात का जिक्र नहीं है क्योंकि बहुत सारे पुलिस के जवानों के वायरलेस सेट भी लूटे गए हैं, माओवादियों के अपने वायरलेस सेट हैं, लेकिन यहाँ लिखा है केवल वायरलेस सेट अगर लेके आते हैं तो उसके 7,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। और प्रोजेक्टर 13/16 मस्केट राइफल या UBGL सेल लेके आते हैं तो 5,000 रुपये। रिमोट डिवाइस ID बम लेकर आते हैं तो 3,000 रुपये। विस्फोटक पदार्थ लेकर आता है तो 2,000 रुपये प्रति किलो। ग्रेनेड या जिलेटिन रॉड्स लेके आते हैं तो प्रति नग 500 रुपये। साथ ही साथ सभी प्रकार के जो एम्यूनिशन हैं या डेटोनेटर हैं तो उसके लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है प्रति नग, अगर वो अपने साथ लेकर आते हैं। साथ ही माओवादियों के द्वारा लगाई जाने वाली जो 5 किलो या उससे अधिक की ID बम है उसको अगर वो बरामद करवाता है, अगर कहीं प्लांट किया गया है, तो उसके लिए 15,000 रुपये, और 10 किलो या उससे
ज़्यादा वजनी अगर बम है उसे अगर वो डिटेक्ट करवाता है तो उसके लिए 25,000 रुपये आत्मसमर्पित माओवादियों को दिया जाएगा। साथ ही जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं उनके द्वारा नक्सलियों के अगर कोई बड़ा डंप मिलवाते हैं, जैसे बहुत सारे माओवादी अपने हथियार या बहुत सारे पैसे डंप करके रखे हैं ऐसा कहा जाता है, अगर उसे वो डिटेक्ट करवाते हैं जिसमें हथियार निर्माण इकाई से संबंधित कोई उपकरण हो, जैसे लेथ मशीन, कटर, ड्रिल उपकरण, जनरेटर या ऑटोमेटिक हथियारों का डंप या 20 किलो से अधिक का विस्फोटक का डंप, इसकी बरामदगी कराने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के तौर पर उस समर्पित माओवादी को जिसने काम करवाया। उपयुक्त के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु जो दिशा निर्देश दिनांक 29 अगस्त 2022 की खंडिका 4B के तहत अथवा समय समय पर जो संशोधित नियमानुसार आत्मसमर्पित माओवादी को आर्म्स एम्यूनेशन के साथ आत्मसमर्पण करने पर दी जाने वाली राशि अलग से देय होगी। मतलब जो माओवादी आएगा अगर उसके ऊपर जो समय समय पर अगर बदला जा रहा है कोई नियम, तो जो भी राशि होगी उसको दिया जाएगा, जिसमें नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ आत्मसमर्पण के पश्चात प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। अब बात आता है उसके परिवार का, मान लो अगर वो शादीशुदा है या नहीं है तो उसके लिए भी नियम। अविवाहित अथवा जीवित पति पत्नी न होने की स्थिति में आत्मसमर्पण करने के 3 वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण करने वाले यदि विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसको 1 लाख रुपए की अनुदान राशि विवाह के समय दी जाएगी। और विवाह की स्थिति में पति पत्नी दोनों आत्मसमर्पित माओवादी होने की स्थिति में दोनों को 1 इकाई मानकर भी लाभ दिया जाएगा। अगर मान लो कई ऐसे केस है जिसमें पत्नी मर गई मुठभेड़ में, पति मर गया है मुठभेड़ में, अगर वो आते हैं और फिर से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 1 लाख रुपए सरकार देने का वादा अपने इस नीति में कर रही है। घर के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं, जमीन के लिए भी, आवास भूखंड संबंधी सुविधाएं, जिसमें राज्य में सक्रिय अगर 5 लाख रुपए या अधिक के इनामी माओवादी हैं, वो आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद वो शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल 1742 वर्ग फुट जमीन आवास के लिए अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि उनको दिया जाएगा। ये नियम सरकार ने बनाया है। जमीन अगर नहीं दिए जाने की स्थिति में चल संपत्ति अथवा जमीन क्रय करने के लिए 2 लाख रुपए अनुदान राशि अलग से दिया जाएगा। इस नीति में भूखंड का आकार एवं उसके बदले में मुआवजा राशि मात्र समावेश किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश प्रकरणों में मुआवजा राशि ही देगा। जैसे बहुत जगह जमीन नहीं है तो सरकार बोलती है कि उसके बदले में ये पैसा आपको देगी, अगर जमीन नहीं देती है तो। ऐसे आत्मसमर्पित माओवादी जो विशेष रूप से पुलिस को नक्सल विरुद्ध अभियान में सहयोग कर रहे हैं या आत्मसमर्पण के बाद नक्सली को अपने परिवार को रखने के लिए जिला स्तरीय समिति के द्वारा चयनित स्थान पर ग्रामीण शहरी क्षेत्र में प्रचलित आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किया जाएगा। अगर जो माओवादी आ गए हैं और सरकार के साथ काम कर रहे हैं मिलकर तो उनके परिवार को रखने के लिए, अथवा आवास निर्माण हेतु नियम के अनुसार त्वरित सहायता के रूप में योजना में प्रावधान की जो राशि वो भी प्रदान की जाएगी। आवास पूर्ण होने तक, जब तक उनका घर बन रहा है तब तक सुरक्षा की दृष्टि से ट्रांजिट कैंप में रखे जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। आवास नहीं दिए जाने की स्थिति में 1,20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये भी नियम है माओवादियों के लिए जो वापस लौट के आते हैं। आत्मसमर्पण जो करने वाले माओवादी, उनके द्वारा आत्मसमर्पण के 3 वर्ष के भीतर अगर कोई कृषि भूमि मतलब खेती की जमीन खरीदी जाती है तो अधिकतम 2 एकड़ की सीमा तक क्रय की गई जो भूमि है उसका स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क जो है उसमें पूरी रूप से छूट देगी सरकार। आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना है और पंजीयन शुल्क भी नहीं देना है। शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए, मतलब आप जान रहे हैं ना, जो बहुत सारे माओवादी आ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिल रही है, उसके लिए अलग से नियम। अगर कोई आत्मसमर्पित माओवादी है और नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को अलग से सहयोग दिया जा रहा है उसके द्वारा, जिसके कारण उसकी संपत्ति और प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया है, तो ऐसे विशेष प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक रेंज, नक्सल अभियान विशेष सूचना शाखा प्रमुख की सहमति से पुलिस अधीक्षक मतलब कि एसपी ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात आरक्षक या उसके समकक्ष पदों पर योग्यता के अनुसार नियुक्त कर सकता है। सीधे एसपी साहब खुद डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों को, अथवा किसी अन्य विभाग के पदों पर उपरोक्त बिंदु के अनुसार, मतलब जो उसकी योग्यता हो उसके अनुसार भर्ती हेतु अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर सकते हैं। ये जिले के एसपी करेंगे। यह प्रावधान उन आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए ही लागू होगा जिन्होंने नक्सलियों के विरुद्ध
अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो, अथवा खुद आम जनता की रक्षा व शासकीय अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान माओवादियों से मुकाबला किया हो, मतलब लौटने के बाद खुद माओवादियों से भिड़ गया हो या फोर्स के साथ ऑपरेशन में जाता हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं और अतिरिक्त सुविधाएं लाभ जिन्हें मात्र सक्रिय इनामी आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा। वो इस प्रकार है जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। पहला कि 5 लाख के जो सक्रिय या उसके अधिक के इनामी माओवादी, उनके प्रकरण में आत्मसमर्पित माओवादी या उसके परिवार के सदस्य में से किसी एक को यदि एक शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पात्रता रखता है तो शासकीय सेवा में नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर पात्रता रखता है तो उसका जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किसी भी विभाग में जिला प्रमुख की सहमति से नियुक्ति की जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी के जो पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार संभागीय आयुक्त मतलब कमिश्नर या रेंज पुलिस महानिरीक्षक की समिति को होगा, मतलब आईजी या कमिश्नर स्तर की समिति को। थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा है चतुर्थ श्रेणी में तो उसको दिया जा सकता है। वहीं तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु जो निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रकरण विशेष में लिए गए निर्णय की तिथि से 3 वर्ष के समय प्रदान किया जाएगा। 3 वर्ष का समय निर्धारित तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु शासन के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था जहां तक संभव हो किया जाएगा। तकनीकी पदों में भर्ती हेतु तकनीकी मापदंड में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं ना, मतलब अगर पदों में भर्ती के लिए तकनीकी मापदंड में कोई छूट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको 3 साल का समय दिया जाएगा कि आपको प्रशिक्षित किया जाए और ये प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी। साथ ही साथ कंडिका 7.73 के अनुसार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6 माह तक आत्मसमर्पित माओवादी का अगर अच्छा आचरण हो सिद्ध होता है तो पुलिस अधीक्षक के प्रमाण के आधार पर ही उसको शासकीय सेवा में लिया जा सकेगा। मतलब आपको अपना वापस आने के बाद आचरण अच्छा रखना होगा 6 माह तक। तब अगर एसपी साहब आपको प्रमाण पत्र देते हैं कि इनका व्यवहार अच्छा था तो आपको सरकारी नौकरी में लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप समर्पण की और सीधे नौकरी में। राज्य में जो सक्रिय 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी हैं नक्सली जिन्हें शासकीय सेवा प्रदान नहीं की गई, जैसे बहुत सारे उनको नक्सलियों को नौकरी नहीं मिल रही, तो ऐसे आत्मसमर्पित माओवादियों की इसके एवज में 10 लाख रुपए की अतिरिक्त एक मुश्त राशि दी जाएगी। इस राशि को जिला स्तरीय समिति के द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी के नाम पर सावधि जमा मतलब कि फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा एवं इससे मिलने वाले ब्याज की राशि को उन्हें खुद माओवादियों को दिया जाएगा जिसके नाम से फिक्स डिपॉजिट है। 3 वर्ष की अवधि के पश्चात आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी के चाल चलन एवं आचरण की समीक्षा के बाद उक्त समिति के द्वारा जाकर इस राशि को एक मुश्त उसको दे दिया जाएगा। जैसे 10 लाख आपको मिला, पहले वो उससे फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, जो ब्याज मिलेगा आपको 3 साल तक देंगे। 3 साल तक अगर लग रहा है कि आप ठीक ठाक हो, वापस फिर से संगठन में नहीं जुड़ जाओगे, तो वो आपको एक साथ दे दिया जाएगा। अब शिक्षा और छात्रवृत्ति के संबंधी भी सुविधाएं हैं ये सारे नियम में, जिसमें आत्मसमर्पित माओवादियों के अगर पुत्र या पुत्री हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे हैं, बीते दिन आपको याद हो दिलीप बेड़जा जो कि नेशनल पार्क के माओवादी थे, डीवीसीएम थे, उनके पुत्र बिलासपुर में पढ़ाई कर रहे हैं और दिलीप बेड़जा चाहते थे कि वो वकील बने। तो ऐसे अगर बच्चे हैं माओवादियों के, बहुत सारे बस्तर के आदिवासी माओवादियों के बच्चे, तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। आत्मसमर्पित के परिवार के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और जाने के लिए छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में प्रचलित नियमानुसार में तथा आवासीय स्कूलों में 12वीं तक प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता के आधार मतलब उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यह नियम सरकार ने बनाया। छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उनकी योजना अंतर्गत की जाएगी। आत्मसमर्पित माओवादी यदि स्वयं शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक है तो जैसे आपको याद हो सीतक्का एक महिला माओवादी हैं जो अभी तेलंगाना में मंत्री हैं, बताते हैं कि समर्पण के बाद उन्होंने एलएलबी तक की पढ़ाई की और भी बहुत सारी उच्च स्तरीय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, फिर वो विधायक भी बनी और आज वो मंत्री हैं। तो बहुत सारे माओवादी हैं जो समर्पण के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए संबंधित विभाग की प्रचलित योजना के अंतर्गत शिक्षा एवं लाभ प्रदान किया जाएगा। ये भी नियम बनाया गया पढ़ने के लिए। आत्मसमर्पित माओवादी यदि स्वयं अथवा अपने पुत्र पुत्री की शिक्षा निजी शिक्षण संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल पढ़ाई अच्छा नहीं होता, जानते तो आप सब लोग हैं सरकारी स्कूलों का हाल,
तो लोगों को लगता है कि बच्चा पढ़े तो किसी निजी स्कूल में पढ़े। तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपको पता हो, RTE राइट टू एजुकेशन के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीट में प्रवेश दिए जाने के लिए भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पहले माओवादियों के बच्चों को दिया जाएगा, ऐसा नियम बना है। साथ ही उन्हें इस हेतु शासन की प्रचलित योजना अंतर्गत अनुदान राशि भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा और भी सुविधाएं, ये तो मैंने आपको घर बता दिया, जमीन की बात और पढ़ाई की बात, और भी व्यवस्थाएं हैं ये जो पुनर्वास नीति है उसमें, जिसमें बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पित माओवादियों को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जो प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नियम के अनुसार प्राथमिकता देते हुए सहायता की जाएगी। जिन जिलों विकास खंडों का चयन इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया है, वहाँ इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकता के अनुसार ऋण और अनुदान उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में आत्मसमर्पित माओवादी को प्रचलित योजनाओं की पूरी जानकारी देते हुए उनकी इच्छा और उनकी योग्यता का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा विभाग में प्रचलित जो स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में नियम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान करते हुए सहायता प्रदान करने का जिक्र भी माओवादियों के समर्पण नीति में सरकार ने लिखा है। वहीं आत्मसमर्पित महिला नक्सली अगर कोई हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उनकी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए स्व सहायता समूहों एवं संचालित गतिविधि कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इनके उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा ना, ये नहीं लिखा गया है कि बिल्कुल बाजार उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्व सहायता समूहों को जानता हूँ जिनके उत्पाद सड़ जाते हैं, बिकते नहीं, ना अधिकारी खाते हैं ना कोई बाजार उपलब्ध होता है। तो मुझे तो खैर इस पे बीच में बोल रहा हूँ कि स्व सहायता समूह एक बड़ा स्कैम लगता है। उनकी महिलाओं से जाके पूछेंगे तो बाद में जितना बाल की खाल उधाड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बड़ा खेल है। लेकिन इसे भी आत्मसमर्पण नीति में जोड़ा गया है कि अगर महिला माओवादी है, स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहती है तो उन्हें जोड़कर जो उत्पाद बनाएगी उसे सिखाया जाएगा और उस उत्पाद को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि प्रयास किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित सक्षम योजना के अंतर्गत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु महिला को आसान शर्तों पर 40,000 रुपये के गुणांक में राशि 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उक्त ऋण पर लगने वाली 3% जो साधारण वार्षिक ब्याज का वहन है वो राज्य शासन के द्वारा किया जाएगा। अगर महिला माओवादी है 2 लाख रुपये ब्याज मिलेगा और ब्याज सरकार पटाएगी, बस आप अगर सरकार के मुताबिक लौट कर आ जाते हैं तब। छत्तीसगढ़ में निवासरत जो आत्मसमर्पित माओवादी को प्राथमिकता और परिवार राशन कार्ड जारी किया जाएगा प्राथमिकता से, तथा निर्धारित पात्रता एवं दर के अनुसार राशन सामग्री दिया जाना है। जैसे जो गांव वालों को, गरीबों को, आदिवासियों को देने का नियम है वो माओवादियों के लिए भी। छत्तीसगढ़ में रहने वाले आत्मसमर्पित माओवादी के परिवार को प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सकीय सेवाएं, हेल्थ केयर के लिए जो कार्ड आदि का लाभ है वो भी दिया जाएगा। जो आम लोगों को मिलता है वो सारी योजनाएं मतलब कुल मिला के माओवादियों को और उनके परिवार को दिया जाना है। इसके अलावा कुछ कुछ जो विशेष योजनाएं हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि जो समर्पित माओवादी हैं इसे बड़ा ध्यान से सुने, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ रहा हूँ कि आप इसको सुने, समझें और देखें कि आपको क्या क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो हम इस पर भी सवाल उठाएंगे, और क्योंकि सरकार बोल रही है आप वापस लौट आइए, रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत किया जाएगा। यही रेड कारपेट है कि जो योजनाएं आपके लिए लिखी गई हैं, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो शब्द से पालन हो रहा है कि नहीं। तो हर माओवादी जो समर्पित हैं वापस आ चुके हैं, उनके लिए वीडियो इसलिए तैयार है कि आत्मसमर्पित जो माओवादी हैं उनको ऊर्जा विभाग के अंतर्गत संचालित योजना के तहत BPL हितग्राही की तर्ज पर निःशुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन अथवा सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से जो कृषि पंप के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर ऊर्जा विभाग के द्वारा विभागीय योजना अंतर्गत आवेदन का प्राथमिकता पर निराकरण किया जाएगा। आपने देखा होगा खेतों में बड़े बड़े जो सोलर पंप लगे होते हैं, अगर कोई माओवादी खेती किसानी भी करना चाह रहा है तो उसको कृषि पंप के लिए अगर वो आवेदन करता है तो उसको प्राथमिकता से पहले उसका निराकरण किया जाएगा। ये नियम है।